हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, जैसे कि आपको पता है हम 2022 का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास का। हमने अब तक 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और अभी ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम 16th से लेके और 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे 16th क्वेश्चन से। 16th क्वेश्चन है हमारा, दो तत्वों x तथा y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 12 तथा 17 हैं। ये जो x और y दो तत्व हैं, हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखनी है, इनका आवर्त सारणी में स्थान बताना है और ये बताना है इनमें कौन सा तत्व धातु है और कौन अधातु है। The two elements x and y have atomic numbers 12 and 17 respectively. Write the electronic configuration of x and y, where the elements x and y are placed in periodic table. विच इज़ मेटल एंड विच इज़ नॉन मेटल इन दीज एलिमेंट्स। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। आपको पहले जो 30 एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल, नेम और एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, 30 एलिमेंट्स को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। तो देखो, जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 12 होता है वो होता है मैग्नीशियम का। तो x है, x का एटॉमिक नंबर 12 है, तो x क्या हो गया, मैग्नीशियम। और एटॉमिक नंबर 17 परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। तो जो Y है इसमें एलिमेंट वो हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या लिखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो मैग्नीशियम में कितने हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, यानी इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम का कैसे लिख देंगे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए। तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अब मैग्नीशियम में तो 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में आ गए, 10 बाकी 2 बचे, तो 2 किस में आ जाएंगे, तीसरे कोश में। तो 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का कैसे लिखा जाएगा, 287। सेकेंड में पूछा है कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है। तो देखो आप, ये इसमें जो थर्ड पीरियड है यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो दोनों x और y थर्ड पीरियड में तीसरे आवर्त में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा है कौन धातु है कौन अधातु है, मेटल और नॉन मेटल। तो मैग्नीशियम, देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जिनको ग्रीन कलर से शो कर रखा है, जितने भी एलिमेंट्स को, ये सारे मेटल हैं, धातु है। तो मैग्नीशियम धातु है और जो इधर क्लोरीन है जो येलो से शो कर रखे हैं वो अधातु है, तो क्लोरीन अधातु है। ठीक है, इसके बाद है ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें अथवा करके, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं, दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। मेन डिफरेंस क्या है कि जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन सी है, जिसको अभी हम पढ़ते हैं, जो अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में देखी थी, वो आधुनिक आवर्त सारणी है। उसमें क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसको सबसे पहले रखा है। सेकेंड नंबर पे कौन सा, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। तो इस तरीके से व्यवस्थित किया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या 8 थी, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 18 वर्ग हैं। वर्ग कौन से हैं, जो ऊपर से नीचे वाले ऐसे स्तंभ बने हैं उनको वर्ग कहते हैं। ठीक है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हर एक वर्ग को उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया है। आप अपनी एनसीईआरटी की नोटबुक खोलिए और उसमें देखो जो ये वाला चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें दोनों टेबल दे रखी है, मेंडेलीव की भी है और मॉडर्न भी है, आप उसको देखना। ठीक है, फिर है जो आधुनिक आवर्त सारणी में, इसमें वर्गों को उपवर्गों में विभाजित नहीं किया गया। इसमें बस क्या है, 18 तो समूह है, ग्रुप हैं, और 7 आवर्त हैं, इसमें उपवर्ग नहीं है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों का वर्ग उपस्थित नहीं था, क्योंकि उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, जो हमारी समूह 18 के तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को एक पृथक समूह में, यानी कि 18वें समूह में रखा गया है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। समस्थानिक किन को कहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, तो तीनों को एक ही जगह पे रखा जाता है, जो कार्बन वाली जगह है वही मानी जाती है, सबकी वही जगह है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को वर्ग 8 में एक साथ रखा गया है। लास्ट जो 8वां वर्ग है, लास्ट वर्ग है, उसमें एक साथ रखा गया है, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें संक्रमण तत्वों को दीर्घ आवर्तों के मध्य में रखा गया है। दीर्घ आवर्त यानी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, उन सबको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इंग्लिश में। इसमें है ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और इधर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। यहाँ पे सॉरी, ये 9 नहीं 8 आएगा। 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में, जिनको ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, उसमें 18 ग्रुप्स हैं, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं। देयर इज़ नो प्लेस फॉर नोबल गैस। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए कोई प्लेस नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक उनकी डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। टेबल की राइट हैंड साइड में 18 ग्रुप में नोबल गैसेज को प्लेस किया गया है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप के लिए कोई प्लेस नहीं था। आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटोप बोलते हैं। In modern periodic table, isotopes are kept at the same place because their atomic number is same. Modern periodic table atomic number के बेस पे ही है, और आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए सारे आइसोटोप को एक ही प्लेस पे पुट किया गया है। In Mendeleev's periodic table, transition elements are placed together in group 8. उन सबको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सारे जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तब तक डिस्कवरी हुई थी उनको लास्ट वाले ग्रुप में ग्रुप 8 में रखा गया है। जबकि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द लॉन्ग पीरियड। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। यह था इन दोनों के अंदर डिफरेंस। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 17th क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 पार्ट है। फर्स्ट है सहसंयोजी आबंध से क्या समझते हैं? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स? गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। तो पहले ये देखते हैं फर्स्ट वाला। देखो क्या होता है सहसंयोजी आबंध। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा, उसी को सहसंयोजी आबंध कहेंगे। ठीक है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ अब बंध बना लेगा। कार्बन उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर कर लेगा, कार्बन के अपने 8 हो जाएंगे, और वो जो 1-1 4 हाइड्रोजन मिलेंगे वो भी कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होके उनके भी 2-2 पूरे हो जाएंगे। इस तरह जो साझेदारी से जो बंध बनता है उसको कहते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो परबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा अणु बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों की गलनांक एवं कवथनांक कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अणु है, जो सहसंयोजी आबंध वाला जो भी अणु होगा, अंदर तो उनके जो बंध है आपस में, जो साझेदारी से बंध बना है, वो तो बनेगा मजबूत, लेकिन अंतरा अणुक बल यानी एक अणु का दूसरे अणु के साथ जो बंध बन रहा है वो कमज़ोर होता है। और जब बंध कमज़ोर होते हैं तो गलनांक और कवथनांक तो कम होने ही है ना। कम ही टेम्परेचर पे उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग हो जाएगी। इंग्लिश में देखो, द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर तो इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। लेकिन जो एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स होते हैं वो वीक होते हैं, इसी वजह से इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उसके बाद पूछा गया था मेथेन। मेथेन की का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मेथेन क्या होता है, CH4, एक कार्बन होना चाहिए, मेथ है ना। तो ये है यहाँ पे मेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन है, ये कार्बन के जो क्रॉस से बन रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है,
ये 4 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके बनाएगा बंध, तो ये इधर 4 हाइड्रोजन है। ये डॉट डॉट वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के हैं और जो ये क्रॉस से बन रहे हैं ये कार्बन के हैं, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर सेकंड पार्ट, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन से बनते हैं, मतलब कैटाइन और एनायन से मिलके बनेंगे, उनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से बनते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनते हैं, जिनमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। अगर एक पॉजिटिव आयन है यानी एक धन आयन है और एक ऋण आयन है तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए जब आकर्षण बल उनका स्ट्रांग है तो उस बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। तो बहुत ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसका मतलब गलनांक कुछ होगा। The ionic compounds are made up of positive and negative ions which have the strong force of attraction between opposite charged ions. Opposite charge के बीच में जो attraction होता है बहुत strong होता है. So a lot of heat energy is required to break this force of attraction और ionic bond. तो इस ionic bond को, इस force of attraction को break करने के लिए बहुत सारी energy की need होती है, requirement होती है. Due to this ionic compounds have high melting point. इसीलिए इनके melting points ionic compounds के high होते हैं. ठीक है, देखो यहाँ से मैं बात पता चली कि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और आयनिक मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है 18th क्वेश्चन, एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन था। सेकंड है, इसके अंदर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसमें रिएक्शन नहीं पूछी इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन को मेंशन नहीं किया, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और अगर इनके क्षारक से जैसे NaOH है उसके साथ क्रिया कराओ तो भी लवण और जल बनेगा। इनको ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ एक ही तरीके से क्रिया करते हैं उनको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट देते हैं यानी सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? समझाइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक्सप्लेन। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं, एक नर और एक मादा, है ना, उनसे मिलके नई जो संतान है वो उत्पन्न होती है। और जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर एक ही पेरेंट काफ़ी होता है, एक ही जनक होता है। तो अलैंगिक जनन है जो वो अच्छा होता है, उसमें लाभ ज़्यादा है। हमें वही मैंने बताना है कि क्या लाभ है, क्यों अच्छा है लैंगिक जनन। लैंगिक यानी सेक्सुअल। लैंगिक जनन में 2 अलग अलग गुणसूत्रों का संलयन होता है और इसलिए विविध प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होगा? 2 जनक होंगे तो दोनों जनक के 2 अलग अलग तरह के गुणसूत्र होंगे, यानी एक X होगा एक Y होगा, है ना। तो जो अलग अलग तरह के गुणसूत्र होंगे तो उनके जो जीव होंगे वो भी अलग तरह के उत्पन्न होंगे। चूंकि युग्मकों के संलयन से नई प्रजाति का निर्माण होता है इसलिए नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं। 2 पेरेंट्स होते हैं तो जो पैदा होने वाली संतान होती है उसमें मदर के और फादर के दोनों के लक्षण होते हैं इसके अंदर। और इस तरह के जो जीव होते हैं उनके जब ये विभिन्नताएं होती हैं ना, देखो कोई भी जो बच्चा है वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स की कॉपी नहीं होता, एकदम उनके जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। और जो ये विभिन्नताएं होती हैं ये किसी भी जाति के सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए बेहतर होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविध जीवों के जीवित रहने की दर मूल प्रजातियों की तुलना में बेहतर होती है। लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है उसकी जीवित रहने की दर अधिक होती है, तो ये भी लाभ ही है। लैंगिक रूप से जनित प्रजातियों में विकास संभव हो सकता है। विकास का मतलब इवोल्यूशन, मतलब जो उनके अंदर बायोलॉजिकली
जो चेंजेस होते हैं वो उनके अंदर हो सकते हैं जो लैंगिक रूप से पैदा होते हैं, और जो अलैंगिक रूप से पैदा होंगे वो बिल्कुल अपने जनक के जैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, उनमें कोई विभिन्नताएं नहीं आती, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। Advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. Sexual reproduction involves the fusion of two different chromosomes and hence diverse organisms are produced. जब different chromosomes का fusion होगा तो जो organism होंगे वो different होंगे, diverse होंगे, यानी उनके अंदर variation होंगी, और variation किसी भी organism के survival के लिए better होता है। As new species is produced by fusion of gametes, it possesses both characteristics of male and female. जो new species होती है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, तो वेरिएशन आती है। The diverse organism produced by sexual reproduction have a better survival rate than the original species. उनका survival rate better होता है, जबकि जो asexual reproduction से species produce होती है उसका survival rate वही होता है जो उसके पेरेंट्स का होता है। इवोल्यूशन कैन बी पॉसिबल इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूस्ड स्पीशीज़। उनके अंदर इवोल्यूशन हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं जो कि बेटर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके बाद है 20th क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक में आपको बनाना है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का नीट एंड क्लीन डायग्राम, और दूसरे में बनाना है, ऑप्शन दे रखे हैं, चाहे तो ये बना लो एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, या बना लो ह्यूमन हार्ट मानव हृदय। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो ईजी है, जो ये अंदर वाला मेन पार्ट है ये बनाना है, ये बॉडी शेप से कोई लेना देना नहीं है। ये बना के इसमें आपको जो मेन पार्ट इसमें मेंशन करने के लिए बोला, किडनी है, यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर है, बस इन 3 को शो करना है इसके अंदर। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। उसके बाद सेकंड इसमें ये है, मानव हृदय का स्वच्छ काट दृश्य बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। तो डायग्राम की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम में आता ही आता है ये तो। ठीक है, तो इसमें तो इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।